फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। महायुति के तीनों नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों एक कार से राजभवन पहुंचे थे। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। वो कल मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी भी कल मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि महायुति के तीनों नेता एक साथ मिलकर महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। तो देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। तो महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। अब महाराष्ट्र में क्या होगा आगे का एक्शन, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। तो जिस तरह से आज की सबसे बड़ी खबर यही है महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से कि ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं और ऐसा तीसरी बार होगा जब फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की कमान को सौंपा जाएगा। और आज ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई देती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो महायुति एक है, किसी भी तरह का कुछ अंदर खाने नाराजगी नहीं है, ये बात साफ तौर पर अब तस्वीरों में आती हुई दिखाई दे रही है। और कल पूरी तरह से अब मुंबई का जो आजाद मैदान है वो तैयार हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, उन्हें आमंत्रित किया गया है और एक भव्य जो आयोजन है कल किया जाएगा आजाद मैदान में। तो
तो तस्वीरों में जिस तरह से आप देख सकते हैं, राज्यपाल से मिलकर तीनों नेताओं ने, महायुति के तीनों बड़े नेताओं ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि राज्यपाल से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से दोहराया, एक है तो सेफ है। ये इसलिए भी जरूरी है बताना क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जितना भी कैंपेन हुआ था, ये नारा जमकर इस्तेमाल किया था देवेंद्र फडणवीस ने। और अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं तो एक बार फिर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब सीधा जुड़ते हैं विवेक से। तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, कल ही हम बातचीत कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है मुख्यमंत्री के लिए वो लगभग तय हो गया है और आज इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया है। अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? दीपाली, देखिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम कल ही बताया था कि लगभग तय है, लेकिन आज औपचारिक ऐलान हो गया था, जो माना जा रहा था कि एक ऑफिशियल, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक अनाउंसमेंट होगा कि देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता होंगे और सीएम का फेस होंगे। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे और 5 तारीख यानी कि कल वो मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में शपथ भी लेंगे। और दीपाली, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, जिसमें शिंदे कैंप से के प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार, ये दोनों नेता कल डिप्टी सीएम की शपथ भी लेंगे। तो कुल मिलाकर 3 लोग की शपथ विधि कल होनी है। देवेंद्र फडणवीस सीएम की शपथ की लेंगे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम की। और साथ ही साथ कुछ पोर्टफोलियो की बातचीत है, वो सभी नेताओं का कहना है कि आज शाम उनकी एक बार फिर से एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें सभी महायुति पार्टी के जो भी नेता हैं वो उसमें मौजूद होंगे और पोर्टफोलियो को लेकर डिस्कशन होगा कि कौन सा पोर्टफोलियो किस किस को मिलेगा। लेकिन दीपाली, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होने के नाते वो पूरी कोशिश करेंगे कि होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय वो अपने पास रखें, क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी किसी और देने के मूड में नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का 7 रुपए जो जानकारी मिल रही कि एकनाथ शिंदे अपने पास पीडब्ल्यूडी, यूडी, उनको ये पोर्टफोलियो मिल सकता है और अजित पवार के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल सकती है। दीपाली जी, शुक्रिया विवेक। और आप जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं आप उस पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं अब संभल मस्जिद विवाद की। इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी दंगल दिखाई दिया। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मनाही के बावजूद संभल के लिए निकले, लेकिन उन्हें संभल जाने से रोक दिया गया। करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर रुके रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से बातचीत भी की, लेकिन उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद राहुल गांधी वापस लौट गए। तो राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कहा कि हमें संभल नहीं जाने देना, मेरे अधिकार को खत्म करना है और यह संविधान को खत्म करने की कोशिश है। मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। वहीं इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार अलग हैं, उन्हें रोकना गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। चलिए अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज 7वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में हंगामे के बावजूद कार्यवाही को जारी रखा गया। आज संसद में बांग्लादेश हिंसा और किसान का मुद्दा उठाया गया। सभापति जगदीप धनखड़ का आज सदन में गुस्सा फूटा। उन्होंने नाराजगी जताई और अपनी जगह से खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा भी। धनखड़ ने कहा कि पिछले हफ्ते 5 दिन कार्यवाही के दौरान विपक्ष के किसी भी नेता ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस नहीं दिया और आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। मान सके क्या हो रहा है? आप बताइए सर, जब अन्याय से
is got your seat? I'll tell you. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ये ड्रामा कर रहे हो? Drama, nothing else but drama. I don't want drama. We did not work for 5 days. During those 5 days, Rule 267 notices were raised. Not a single one regarding farmer. Now crocodile tears. तो रुक रुक कर हंगामे के बीच संसद में कामकाज जारी है। संसद का पूरा हाल अब जानते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, क्या कुछ पूरा अपडेट है? संसद में आज क्या खास हो रहा है? जी बिल्कुल, इस शोर शराबे के बीच कह सकते हैं कि रुक रुक कर हंगामे के बीच संसद में कामकाज जारी है। हालांकि इस बीच जगदीप धनखड़ का ये रुख जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा में रहने के पीछे एक असली वजह यह भी थी कि कल जब जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में थे तो वहाँ पे किसानों की बात कह के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कहा कि आप उनके बारे में सोचिए, उनके वादे किए गए तो वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। और उस बयान के चर्चा में आने के बाद आज राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का ये रुख देखने को मिला। जब विपक्षी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रही थी तो वहां पे जगदीप धनखड़ ने उनको साफ तौर से कहा कि आप सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, आप इसका कोई निदान नहीं चाहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। और इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। लेकिन इस हंगामे के बीच कई सारे कामकाज शुरू हो गए। क्वेश्चन आवर चला, उसके बाद लोकसभा में यहाँ पे रेलवे अमेंडमेंट बिल पर चर्चा चल रही है। उसको किसी भी वक्त पारित किया जा सकता है। इसके तहत रेलवे बोर्ड के कामकाज को ज़्यादा बेहतर किया जाएगा और रेलवे के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता लाई जाएगी। राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पर चर्चा जारी है। बॉयलर बनाने वाले जो इंडस्ट्री है उनके लिए नियम ज़्यादा आसान किए जाएंगे। कई सारे आपराधिक मुकदमे वाले या अपराध हैं उनको यहाँ पे हटाया जा रहा है। तो इस तरह से कामकाज भी जारी है। आज दोनों बिल को दोनों सदनों में पारित हो जाने की पूरी संभावना है और फिर अगले सिरे से जो है कल नए सिरे से चर्चा होगी। कुछ और विधेयक को यहाँ पे पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं जगदीप धनखड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही सवाल किया है। देखिए। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर आज जानलेवा हमला हुआ। गनीमत ये रही कि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जहां सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त की ओर से घोषित दंड के तहत पहरेदारी कर रहे थे, वहीं हमलावर ने सुखबीर बादल पर गोली चलाई, लेकिन वहां मौजूद सेवादार की बहादुरी और चौकसी ने हमलावर को पहले ही रोक लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरोपी शख्स सुखबीर बादल के काफी करीब था जब उसे पकड़ा गया। वीडियो में गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। आरोपी का नाम है नारायण सिंह चौड़ा। बताया जा रहा है कि वो कट्टर विचारधारा वाला है और खालिस्तानी संगठनों से संपर्क में रह चुका है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सुखबीर सिंह का सुरक्षा घेरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी कराई जाएगी। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सुखबीर पर हमला करने वाला कौन है। इनका नाम है नारायण सिंह चौरा। खालिस्तान समर्थक है नारायण सिंह और बब्बर खालसा से जुड़ा रहे हैं ये आरोपी और चंडीगढ़ जेल ब्रेक कांड में भी आरोपी है नारायण सिंह। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का पूरा हाल। 3 दिनों की तेजी के बाद आज का बाजार सीमित दायरे में रहा। सेंसेक्स 111 पॉइंट चढ़कर 80,956 पर बंद हुआ। वहीं उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में निचले स्तर से सुधार हुआ। निफ्टी में 10 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर्स में तेजी रही तो वहीं निफ्टी के 50 में से 28 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज किन सेक्टर्स में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? तो बाजार में एक वॉलेटिलिटी तो हमें डेफिनेटली देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पे एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिला है। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो HDFC लाइफ में 3%, बैंक में 2%, बजाज फिनसर्व में 1.5% और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि किसने आज बाजार को गिराया है निफ्टी के अंदर। भारतीय एयरटेल 2.25%, सिप्ला 2.25%, बजाज में 2% और टाटा मोटर्स में भी करीबन 2% की हमें एक गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप में IOB, भारत डायनामिक्स, आयरेडा और ओबरा रियलिटी जैसे शेयर्स हैं जहां पे अच्छी खासी यानी कि 4 से 5% की एक बढ़त देखने को मिली है। और लूजिंग साइड में ACC, स्कॉट कुबोटा, मैरिको और साथ में पॉलीकैब में एक हमें डेफिनेटली डाउनसाइड तो आज के सत्र में देखने को मिला है। फिलहाल के लिए शुक्रिया कंचन पूरा मार्केट अपडेट बताने के लिए। भारी भरकम और बेमेल डिमांड नोटिस पर सरकार ने जांच एजेंसियों और अधिकारियों को सावधान किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि DRI समेत सभी जांच एजेंसियों को ऐसे डिमांड नोटिस भेजने से पहले ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इरादा टैक्स चोरी का है या फिर सिर्फ टेक्निकल गलती का। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ रेवेन्यू का ही नहीं बल्कि इकोनॉमी के फायदे को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सोने के अंडे के चक्कर में सोने की मुर्गी को हलाल नहीं कर देना चाहिए। We are here not only, for revenue, we are here also for the whole economy of the country. And so if in the process of garnering some small revenue, we are hurting the whole industry and the economy of the country, that is certainly not the intent. Revenue comes in only, if there is some income. And so we have to be very cautious that we do not in the process, as they say, kill the golden goose. चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उठा गूगल मैप पर फिर से सवाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है जिसमें गूगल मैप को इस्तेमाल करते हुए कार नदी में जा गिरी है। यूपी के बरेली में मैप का इस्तेमाल करते हुए कार नहर में जा गिरी। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू कर सबको निकाल लिया, लेकिन अब गूगल मैप पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, बता रहे हैं असीम मनचंदा। अगर आप कहीं भी आने जाने के लिए रोजाना गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पिछले 10 दिनों के अंदर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए दूसरा हादसा सामने आया है। इस बार भी एक कार नदी के अंदर जा गिरी, लेकिन उसमें बैठे हुए लोगों को सकुशल बचा लिया गया। तो अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। सबसे पहले तो जब भी आप मैप का इस्तेमाल करने की शुरुआत करें तो उसको बताएं कि आपका व्हीकल कौन सा है। अगर आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि हम बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे चल करके ये दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, आप अपनी लोकेशन हमेशा ही ऑन रखें। और तीसरा, आप अपने मोबाइल के जो कंपास है उसको एक बार कैलिबर जरूर कर ले ताकि उसको सारी डायरेक्शंस का सही से पता चल सके। जब भी आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल मैप आपके सामने एक शर्त रखता है। गूगल मैप कहता है कि जो एक्चुअल रोड कंडीशंस हैं वो हमारी बताई गई कंडीशन से अलग हो सकती हैं, तो रोड पर चलते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये भी बता दूं कि भारत के अंदर करीब 6 करोड़ लोग रोजाना गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग गलत जो चीजें उनको दिखाई देती हैं उसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, और उसके आधार पर गूगल अपने आप को सही भी करता है। लेकिन यहाँ पर अगर उसको करोड़ों शिकायतें ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रही है तो उसके लिए भी इसको सही कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में आपका विवेक ही आपको किसी बड़ी दुर्घटना से होने से बचा सकता है। तो ऐसे में आप गूगल मैप का इस्तेमाल जरा संभल कर ही करें। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली।
बजाज ऑटो ने अपनी हाल ही में लॉन्च की गई फ्रीडम 125 बाइक की कीमतें घटा दी हैं। लॉन्च के 5 महीने के अंदर कंपनी ने बाइक के दाम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक घटाए हैं। इसके अलावा पल्सर मॉडल के कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में भी दिवाली के बाद कटौती की गई है। आपको बता दें, फ्रीडम 125 दुनिया की पहली CNG बाइक है जो इस साल जुलाई में लॉन्च की गई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाल ही में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक गाड़ी BE6E विवादों में आ गई है। दरअसल एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 6E नाम को लेकर ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर कर दिया है। इंडिगो का कहना है कि 6E इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट कोड है और महिंद्रा एंड महिंद्रा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो विवाद है इसको लेकर क्या इस नई गाड़ी की लोकप्रियता पर कुछ असर देखने को मिलेगा? इसकी पूरी डिटेल्स बता रही है सहयोगी दीपाली राणा। कंपनी महिंद्रा ने हाल ही में अपनी ये बॉर्न इलेक्ट्रिक EVs ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं। BE6E और XEV9E। जो विवाद शुरू हुआ है वो 6E नेम को लेकर हुआ है और इंडिगो का कहना है कि 18 साल पहले उन्होंने ये नाम ट्रेडमार्क कराया हुआ है और इस नाम की ग्लोबल ग्राउंड्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। स्टैंड अलोन साथ ही साथ वेरिएंट्स के बेसिस पे वो इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इंडिगो ने यह भी कहा है कि वो नेसेसरी अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे इस नेम को सेफगार्ड करने के लिए। तो ये तो मैटर हुआ 6E नेम को लेकर। दरअसल ये क्लैश हो रहा है M&M और इंडिगो के बीच में। वहीं अगर M&M ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो नाम उन्होंने ट्रेडमार्क करने के लिए अर्जी दी है वो BE6E है। 6E स्टैंडअलोन उन्होंने नहीं दिया है और इसीलिए उनका मानना है कि कोई क्लैश नहीं है यहाँ पर ट्रेडमार्क इशू को लेकर। मैनेजमेंट का कहना है कि वो एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंडिगो का किसी ऑटो कंपनी के साथ ट्रेडमार्क को लेकर विवाद पहली बार नहीं हो रहा है। 2004-2005 में सिमिलर सॉर्ट ऑफ इशू टाटा मोटर्स और इंडिगो के बीच में हुआ था जब टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिगो को लॉन्च किया था और उस समय भी सिमिलर सिचुएशन अराइज हुई थी और तब भी वो सॉर्ट आउट हो गया था सिर्फ इन ग्राउंड्स पे कि टाटा की जो इंडिगो है वो गाड़ी है और इंडिगो एक एयरलाइन है। तो यानी कस्टमर्स हों या कंज्यूमर्स हों उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक गाड़ी है और दूसरा एक एयरलाइन का नाम है। और इसीलिए आज भी हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा से इस ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होने के बावजूद भी बातचीत की कि कैसे वो इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लॉन्च ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्टिंग प्राइस के साथ, लेकिन जो कंप्लीट प्राइस लिस्ट है वो जनवरी में ऑटो एक्सपो में आएगी और कंपनी डिलीवरीज स्टार्ट कर रही है बाय फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक। तो हमने ये जानने की कोशिश की अगर ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है तो क्या डिलीवरीज पर इंपैक्ट होगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्लियरली कहा कि डिलीवरीज पर इंपैक्ट होने का मतलब है बिजनेस लॉस, जो कंपनी बिल्कुल नहीं चाहेगी और कॉन्फिडेंट है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सोचा कि हमने ये भी पूछा कि क्या आप नेम चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं अगर ये इशू थोड़ा और एक्सजरेट होता है। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि वो इस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि वो पहले ही इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देश में जहां इस वक्त सभी कार कंपनियां एक के बाद एक नए SUV मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं, इस बीच कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी का चार्म कम नहीं हुआ है। लंबे इंतजार के बाद होंडा कार्स इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल कार होंडा अमेज का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसके डिजाइन के साथ कई सारे फीचर्स भी अपग्रेड किए हैं। कंपनी ने इस कार में होंडा सेंसिंग ADAS फीचर्स को ऐड किया है। वैसे तो होंडा पहले ही होंडा सिटी और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल्स में होंडा सेंसिंग ADAS जैसे फीचर्स को जोड़ चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट में कंपनी की ये नई पहल है। होंडा बेस में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम के साथ साथ वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेगा। ड्राइवर के लिए 7 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर AC वेंट्स, पॉल्यूशन से बचाने के लिए 2.5 हेपा फिल्टर भी इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा इस कार में 15 इंच के अलॉय व्हील है, जबकि कलर थीम की बात करें तो ये डुअल टोन की है। 416 लीटर का बूट स्पेस इस मॉडल में आपको मिल जाएगा, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर कीमत की बात करें तो ये करीब 8 लाख रुपए है और मार्केट में इसका सीधा मुकाबला मारुति डिजायर से होने वाला है। तो आगे खबरों की तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सफर या कहीं घूमने फिरने के दौरान हम अक्सर पैकेज वाटर लेते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि फूड रेगुलेटर ने पैकेज्ड वाटर को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
ट्रांसजेंडर और LGBTQ के लिए हॉस्पिटैलिटी और फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरियों के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ी कंपनियां खुद ट्रेनिंग देकर डाइवर्स हायरिंग कर रही हैं और रोजगार के नए मौकों के लिए AI जैसे नए स्किल सेट के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। अब देश की बड़ी कंपनियों में ट्रांसजेंडर, LGBTQ और डिसेबल्ड लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब में शामिल करने का ट्रेंड शुरू हो गया है। इसको लेकर दिल्ली में बड़ी कंपनियों के HR हेड्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनके मुताबिक हर 6 वैकेंसीज में से एक PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी और हर 10 में से एक की हायरिंग LGBTQ से करने का ट्रेंड जोर पकड़ चुका है। एक बहुत अच्छा मूव है जहाँ पे कंपनीज रियलाइज कर रही हैं कि अगर हमारा कस्टमर भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो सकता है तो हमारी सेल्स टीम में, मार्केटिंग टीम में, इनोवेशन टीम में, R&D टीम में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में ट्रांसजेंडर और LGBTQ कैटेगरी वाले करीब 200 एम्प्लॉयज फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन और लॉबी से लेकर अकाउंट्स और HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में 200 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगभग 350 से ज्यादा LGBTQ कम्युनिटी से जो ओपनली और प्राउडली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो काम करते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को क्लोजेट में रखकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम पर आते हैं तो वो अपने आप में बेहद ही प्राइड के साथ और प्राउड के साथ हमारे साथ काम करते हैं। मार्चिंग शीप के मुताबिक जहां टॉप के 25% में PWD, LGBTQ कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, वहां प्रॉफिटेबिलिटी 36% तक बढ़ गई है। इसी तरह बैंकिंग, फाइनेंस और IT सेक्टर में इन कैटेगरीज की हायरिंग में सालाना करीब 33% की बढ़ोतरी का अनुमान है। एक्सपर्ट का कहना है कि चाहे हायरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी की, जीरो इन्वेस्टमेंट में मौजूदा सेटअप में ही इनको काम करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल मुहैया कराया जा सकता है। यही वजह है कि भले ही अभी कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसे एम्प्लॉय को खुले दिल से अपना रही हों, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने इनकी हायरिंग के बारे में सोचना जरूर शुरू कर दिया है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।